हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा ग्रास कंजर्वेटरी पे। इंडिया की पहली ग्रास कंजर्वेटरी इनागोरेट की गई है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि इंडिया का पहला ग्रास कंजर्वेटरी उत्तराखंड के रानीखेत में डेवलप किया गया है। तो ये न्यूज़ है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे आज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। इंडिया का फर्स्ट ग्रास कंजर्व अब जो रानीखेत है ये आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और इसको फंडिंग जो है पूरी ग्रास आपके घास की बात की जा रही है। अब घास भी बहुत अलग अलग तरह का होता है, ये मैं आपको आगे डिटेल में लेक्चर में बताऊंगी। उसके लिए यहाँ पे कंजर्वेटरी बनाई है। और ग्रास जो है वो इकोसिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको फंड किया जा रहा है, एक गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कैंपा स्कीम। कैंपा स्कीम क्या है ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, जिसके अंदर इसको पूरी फंडिंग मिल रही है। अब देखिए अराउंड 90 डिफरेंट ग्रास की स्पीशीज़ हैं जो अगर आप देखेंगे जिनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, साइंटिफिक तौर पे, इकोलॉजिकल तौर पे, मेडिसिनल वैल्यू है, कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। और उसको इस कंजर्वेशन एरिया में ग्रो किया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? एम पहला तो ये है कि अवेयरनेस, कि लोगों को ग्रास स्पीशीज़ के बारे में बताने के लिए कि घास की भी कितनी अलग अलग स्पीशीज़ रहती हैं, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी तभी हम इसको कंजर्व कर पाएंगे और इस फील्ड में जो रिसर्च है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे आप मान के चलिए कि एज्यूम किया जा रहा है जो इम्पोर्टेंस है, लेटेस्ट रिसर्चेस में पेपर्स छपे गए हैं ग्रास पे, ग्रासलैंड्स में, कि अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, देखिए कार्बन हमारा, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम हर जगह से कार्बन के सोर्सेज को कट करना चाहते हैं, कार्बन सिंक्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब मोटे तौर पे तो हम बोलते हैं कि जो जंगल हैं वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ग्रास लैंड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में फॉरेस्ट से भी ज़्यादा मदद एज अ कार्बन सिंक जो है वो ग्रासलैंड्स करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस है। जहाँ पे हम नेट ज़ीरो एमिशंस की बात करते हैं कि नेट ज़ीरो कार्बन करेंगे, कार्बन क्रेडिट्स की बात की जाती है, तो हम हमेशा फॉरेस्ट, तो नेट ज़ीरो का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ कार्बन को एमिट ही नहीं करेंगे। नेट ज़ीरो का मतलब है कि जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना एब्जॉर्ब भी करवाएंगे। तो एब्जॉर्ब कैसे कराएंगे? तो इसी तरह की चीज़ों से हमको मदद मिलेगी। फॉरेस्ट हो गए, आपके ग्रासलैंड्स हो गए, और जब हमको ये पता चल रहा है रिसर्च से कि ग्रासलैंड्स फॉरेस्ट से भी ज़्यादा, फॉरेस्ट लैंड से भी ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंस है कि अब ग्रासलैंड्स जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हैं। इनका जो एरिया है वो श्रिंक कर रहा है, ये कम हो रहे हैं। इससे पूरे इकोसिस्टम को डेंजर है। इकोसिस्टम को डेंजर क्यों है? क्योंकि बहुत सारे आपके इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। तो हमको यूजुअली चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती, लेकिन इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है और कनेक्टेड है। अब किसी का खाना अगर नहीं रहेगा तो वो क्या खाएगा? अब अगर बहुत सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल चाहे अपने खाने के लिए चाहे रहने के लिए ग्रासेस पे डिपेंड करते हैं, तो अगर ग्रासलैंड्स को नुकसान पड़ेगा तो ये जो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स इन पे डिपेंड करते हैं उनकी पॉपुलेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। पहला आ गया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सेकेंड आप देख सकते हैं कि कितने सारे एनिमल्स इस पर डिपेंडेंट हैं। थर्ड आप बात कर सकते हैं ग्रासेस की इकोनॉमिक वैल्यू की, कि इकोनॉमिकली भी अगर आप देखेंगे तो ग्रासेस का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रिशियस ग्रेन एंड सॉइल फॉर्मिंग फंक्शन। यानी सॉइल की क्वालिटी अच्छी रखने में, सॉइल इरोजन को रोकने में आपके ग्रासेस इंपॉर्टेंट हैं। और काफ़ी लोग ग्रासेस पे डिपेंड भी करते हैं काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, क्योंकि जिनकी भी इकोनॉमिक वैल्यू है, अगर ग्रासेस की वैल्यू है, लोगों का लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता है, तो वो एक इकोनॉमिक वैल्यू भी सर्व कर रहा है। अब जो कंजर्वेशन एरिया है उसको 7 डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रास स्पीशीज़ के हिसाब से डिवाइड किया गया है।
हाँ, जैसे कि किसी की एरोमेटिक वैल्यू है किसी ग्रास की, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। किसी की मेडिसिनल वैल्यू है, उससे दवाइयों में कहीं यूज़ हो रहा है। फॉडर जो आपका लाइफ स्टॉक है वो उस पे फीड करना है। सजावट के काम आ रहा है, ऑर्नामेंटल यूज़ है, एग्रीकल्चर यूज़ हो सकता है, रिलीजियस यूजेस हो सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज में जो कंजर्वेशन है ग्रासेस की वो डिवाइड की गई है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं टाइगर ग्रास या फिर ब्रूम ग्रास जिसको कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इसका काफ़ी मुश्किल है, देखिए क्या है। थाईसैनो थाईसैनोलिनिमा मैक्सिमा, यहाँ पे आप लीना मैक्सिमा बोल सकते हैं। थाईसैनो को साथ में पढ़ सकते हैं, थाईसैनोलिना मैक्सिमा। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉडर ग्रास है। ये आपको रिवाइन, स्टीप हिल, सैंडी बैंक्स में मिलेगा। और उत्तराखंड में तो ये आपको 2000 के ऑल्टीट्यूड पे भी ये ग्रास, आपको टाइगर ग्रास जो है वो मिलेगा। पेरिनियल स्पीशीज़ है, पूरे साल रहेगा। तो इसको ग्रीन फॉडर के तौर पे थ्रू आउट द ईयर यूज़ किया जा सकता है। और उसके साथ साथ कोई लैंड जो है डिग्रेड हो गया है, ये उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए, यानी वहाँ पे फिर से ग्रीनरी ग्रो करने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है ये स्टीप हिल साइड्स में। तो इस ग्रास की बहुत वैल्यू है। तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ग्रासेस की, क्योंकि अगर कंजर्वेटरी खुली है तो आप सोच रहे होंगे किस तरह के ग्रासेस वहाँ पे हैं। तो ये टाइगर ग्रास की हमने बात की। नेक्स्ट आपका है एलिफेंट नेपियर ग्रास, पेनीसेटम पर्परियम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक एक्सीलेंट पैस्चर फॉडर है। ये भी आपका फॉडर यानी जो लाइफ स्टॉक को आप खिलाते हैं, फॉडर ग्रास है। और ये आपका कंटूर हेड ग्रो भी है, यानी आप किसी की बाउंड्री पे, फील्ड की बाउंड्री पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको फायर ब्रेक्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, विंड ब्रेक्स के लिए, जहाँ पे बहुत हवाएं चलती हैं वहाँ पे ऐसा कंटूर आप यानी बाउंड्री पे इसको लगा सकते हैं। और इससे आप देखिए इसको यूज़ किया जाता है पेपर पल्प्स में और चारकोल बायोगैस बायो ऑयल फॉर्मेशन में भी, उसकी प्रोडक्शन में भी। तो इस ग्रास का इम्पॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे यूज़ समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने दो मेन ग्रासेस डिस्कस किए। अब देखिए इंडिया ने अराउंड 31% जो एरिया है, या फिर आप कह सकते हैं 5.65 मिलियन हेक्टेयर्स जो ग्रासलैंड एरिया है वो 10 सालों में खो दिया है। ये हमारा अलग अलग जो डेटा है वो ये दिखाता है। डेटा है यूनियन गवर्नमेंट प्रेजेंटेड ने ये डेटा प्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD को 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान ये डेटा इंडिया ने प्रेजेंट किया कि किस तरह से हमने अपने ग्रासलैंड जो हैं वो खो दिए हैं। टोटल एरिया अंडर ग्रासलैंड रिड्यूस हो गया है 12.3 MHA फ्रॉम 18 MHA। ये 2005 to 2015 यानी एक डिकेड की बात है। अब जो ग्रासलैंड्स अरावली रेंज में है राजस्थान में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है, ये रिपोर्ट हमको बताती है। बाकी की स्टेट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है लैंड की, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए कॉमन लैंड्स जहाँ पे आपका ग्रास रहता है उसको ग्रेजिंग ग्राउंड के तौर पे यूज़ किया जाता है। कुछ फॉरेस्ट लैंड में आप पॉन्ड्स, रिवर्स, अदर एरियाज़ में आप देख सकते हैं रूरल कम्युनिटी में अगर आपके इस तरह के लैंड होंगे तो वो कम्युनिटी उसको यूज़ कर सकती है और मैनेज कर सकती है। और इसकी इम्पोर्टेंस में ये लोगों को खाना और एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉडर प्रोवाइड कर रहे हैं, फायरवुड, लोगों का रोज़गार रूरल कम्युनिटीज़ का इससे चल रहा है। अब घास कहीं पे अच्छा होगा, आपका सॉइल अच्छा होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और लैंड का इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा। अब जो हमने इतना लैंड लूज़ किया है तो आप लगा दीजिए अराउंड आपका 4.74, यहाँ पे हम MHA की बात कर रहे हैं। इतना जो ग्रेजिंग लैंड है ये एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। तो मतलब आपके ग्रासेस तो ख़त्म हो गए हैं। अब जो आपका कॉमन लैंड है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है या फिर कॉमन लैंड्स को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए चेंज किया जा रहा है, तो ये भी एक कॉमन रीज़न है, मेजर रीज़न है कि कॉमन लैंड्स आपके क्यों कम हो रहे हैं। उसके बाद जो डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी है ग्रासलैंड्स की, इसका मतलब जो लाइफ स्टॉक है उनको भी क्वालिटी फॉडर जो है वो नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सब है कि नुकसान कि आपका कॉमन लैंड्स, ग्रास लैंड्स धीरे धीरे ख़त्म क्यों हो रहे, क्यों इतना इंडिया ने अपना लैंड लूज़ किया।
अब जैसे ये कंजर्वेटरी की हमने बात की, इसकी फंडिंग जैसे कैंपा एक्ट के अंदर है, तो कैंपा एक्ट क्या है? द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, या फिर कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड एक्ट। इस पर मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। वहाँ पे पूरी तरीके से कैंपा एक्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन की बात की गई है, नेट वैल्यू जो फॉरेस्ट की देखते हुए, और कुछ और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट्स भी इसके अंदर रखी गई हैं। अब इसके कुछ कुछ जैसे क्रिटिसिजम्स हैं, इश्यूज़ हैं इसके साथ में, कि जितने फंड्स कैंपा के लिए आ रहे हैं वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट्स क्या कर रही हैं, क्यों फंड्स को यूज़ नहीं कर रही? जो लैंड सेलेक्ट किया जा रहा है फॉरेस्ट्रेशन के लिए, हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट के साथ वो कॉन्टिन्यूस ही हो, लेकिन यहाँ पे अलग अलग फॉरेस्ट ऑफिशियल अलग अलग तरह के लैंड चूज़ करें जिनको मैनेज करना भी मुश्किल है। तो कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म कैंपा के साथ में है, बट ओवरऑल इट इज़ गुड। आप इसके बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं। खैर, आज हमने ग्रास कंजर्वेटरी की डिटेल में बात की, क्या थ्रेट्स हैं ग्रासलैंड्स को, कैसे ग्रासलैंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इंडिया ने कैसे अपना कितना लैंड लूज़ किया, क्यों लूज़ किया, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैंपा एक्ट, कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म both at the center and in each state. Second statement is national fund will receive 50% of these funds and state funds will receive remaining 50%. तो फंडिंग की बात है, किस तरह से स्टेट और सेंटर यहाँ पे फंड करेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए अगर आपको हमारे कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है। उत्तराखंड पीएससी के कोर्सेज़ और काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ईएमआई पे भी स्मार्ट कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।